Hello everyone, welcome to the second part of the lecture regarding principles of management by Henry Fayol. Henry Fayol फादर ऑफ द मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं और लास्ट क्लास में हम लोग हेनरी फेयोल की हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे और हेनरी फेयोल कैसे कंपनी जो इंसॉल्वेंसी के कगार पे था उस माइनिंग कंपनी को यूरोप का एक बहुत बड़ा माइनिंग कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे लाए थे उसके बारे में पढ़े और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से जो 14 प्रिंसिपल्स है उनका 14 प्रिंसिपल्स में से पहला 5 प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, वो पहला 5 प्रिंसिपल क्या क्या था? पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। क्या डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो जिस काम पे एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, जो बहुत सारा काम है उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि अकेले एक मैनेजर से संभालना बहुत सारे काम को पॉसिबल नहीं है, इसीलिए काम को डिवाइड कर दो जिसमें काम और अच्छे तरीके से हो पाएगा और टाइमली एफिशिएंटली ख़त्म हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा था ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जितना ऑथोरिटी उसके पास उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा था हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सही से ओबीडियंटली ऑनेस्टली फेथफुल होके टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन हमको काम करना है, डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट जो दो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूनिटी ऑफ कमांड। क्या यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन एम्प्लॉय शुड लिसन टू वन सुपरवाइजर ओनली, मतलब एक एम्प्लॉय बस एक ही सुपरवाइजर से एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा और उसी को ही रिपोर्ट करेगा, यूनिटी ऑफ कमांड। और जो लास्ट था हम जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे वो था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब काम भले ही सब लोग अलग अलग करते रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करते रहे, लेकिन सबका गोल एक ही रहना चाहिए। सबका मतलब जो एम है एक ही डायरेक्शन पे सब लोग काम करते रहे। मतलब एक हम होटल का एग्जांपल लिए थे, होटल में कुक कुकिंग करता है, मैनेजर कस्टमर को टेक केयर करता है, या फिर जो वेटर है वो कस्टमर को सर्व करता है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सेल ऑफ द होटल। सबका डायरेक्शन एक ही है, सबका गोल एक ही है, सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, वो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आज हम बाकी जो 9 प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, बाकी जो 9 प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मतलब सिक्स्थ नंबर है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबऑर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब देखो, एक कंपनी ना एक फैमिली होता है। क्या कंपनी एक फैमिली होता है? हम लोग भी अपने फैमिली में जब कुछ भी काम करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि फैमिली का भलाई होना चाहिए। हम लोग खुद मतलबी होकर खुद के भलाई के लिए नहीं सोचते, हम लोग पहले फैमिली के बारे में सोचते हैं, फैमिली का भलाई किसमें उसके बारे में सोचते हैं, फिर जाकर अपने भलाई के लिए सोचते हैं। क्लियर? वैसे ही कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फेयोल साहब ये बोले कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सब लोग पहले कंपनी कैसे ग्रोथ करेगा उसके बारे में सोचो, ना कि खुद पहले कैसे ग्रोथ करो। सेल्फिश होना नहीं है, कंपनी कैसे ग्रोथ करेगा उसके बारे में सोचो, ना कि खुद कैसे ग्रोथ होगी। अगर कंपनी ग्रो करेगा तुम्हारा भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है और खुद का भी फायदा। अगर खुद के बारे में ही सोचोगे बस कंपनी रह जाएगा वहाँ पे और खुद ही ग्रो कर जाओगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसमें एक एम्प्लॉय काम कर रहा है मिस्टर एक्स। ओके, उसमें एक एम्प्लॉय काम कर रहा है मिस्टर एक्स और उस एम्प्लॉय का बेटा है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स का बेटा कौन है? मिस्टर वाई। तो कंपनी जो सामान बनाती है, ध्यान से सुनो एग्जांपल, कंपनी जो सामान बनाती है वो सामान बनाने के लिए जहाँ से मटेरियल चाहिए, ओके, कंपनी जो सामान बनाती है वो सामान बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल मिस्टर वाई के पास मिलता है। मिस्टर वाई उसका डीलर है।
ओके, मिस्टर वाई क्या है, डीलर। तो मिस्टर एक्स कंपनी को सजेस्ट करता है कि हम लोग जो भी मटेरियल लाते हैं मिस्टर वाई से लाते हैं। ओके, हम लोग जो भी मटेरियल लाते हैं मिस्टर वाई से लाते हैं। देखो ये गलत नहीं है, अपने बेटे का नाम रेफर करना एज ए सप्लायर, ये गलत नहीं है। अगर मिस्टर एक्स क्या करता है, सपोज मिस्टर वाई बाहर वाले कस्टमर को, दूसरे कस्टमर को वही सामान 100 रुपीज में बेचता है। अगर एक्स के कहने से कंपनी मिस्टर वाई से सामान ला रहा है और मिस्टर वाई सपोज कंपनी को 120 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 120 रुपये में। सपोज कंपनी बोला कि एक्स को कि तेरा बेटा है, तू ही डील करके ले आ और जितना सामान चाहिए ले आ बोला सॉरी, जितना सामान चाहिए ले आ बोला। तो एक्स क्या किया, मिस्टर वाई के पास गया, अपने बेटे के पास गया, तो सामान ले आया, कितने में, 120 में। इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर वाई को 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कंपनी को तो नुकसान हो रहा है ना 20 रुपये का। कंपनी जिस सामान को 100 रुपये में ले आता उसको मिस्टर एक्स अपने बेटे से 120 रुपये में ला रहा है। इसमें क्या हुआ, कंपनी को नुकसान हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स अपना फायदा देख रहा है, क्या कर रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे ले रहा है और जनरल इंटरेस्ट को नीचे ले रहा है। जनरल इंटरेस्ट मतलब जनरली कंपनी को जो फायदा होना चाहिए वो पहले देखो, अपना फायदा बाद में देखना। क्लियर। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो हम इसका नोट्स लिखते हैं, सॉरी, here Fayol suggested that all the employees working in an organization shall keep company's interest in front of इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखो, इन फ्रंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट से पहले कंपनी को देखो। ओके, एनी वर्क डन बाय एनी एम्प्लॉय shall not be beneficial to him personally। कोई भी काम कोई भी एम्प्लॉय के द्वारा जो भी कर रहा है, सॉरी, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी काम कर रहा है वो उसको पर्सनली बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उसको पर्सनली बेनिफिट उसको नहीं मिलना चाहिए। ओके, कंपनी को बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर। फेयल साहब यहाँ पे क्या बोले कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखें, ना कि खुद के इंटरेस्ट को। क्लियर। तो ये था हमारा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे। ओके, जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखो, सबऑर्डिनेट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 7वां, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी। क्या, रेमुनरेशन मतलब सैलरी। सिंपल सा बात, यहाँ पे एंट्री फेयर सिंपल सा बात बोले कि जो जितना काम कर रहा है उसको फेयरली उतना पैसा मिल जाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा दे रहे हैं तो कंपनी का नुकसान, कम दे रहे हैं तो एम्प्लॉय का नुकसान। ओके, all the employees shall get paid
फेयरली, फेयरली मतलब जितना जिसको जितना मिलना है उतना, गेट पेड फेयरली अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम, जो जितना काम किया उसको उसके हिसाब से पैसा दो। गिविंग फेयर रेम्यूनरेशन increases job satisfaction and a sense of loyalty among the employees among the employees towards the organization। देखो, जिस जो एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा दो। दूसरे पॉइंट में ये बोला है कि अगर हम एम्प्लॉय को फेयरली पे कर रहे हैं, गिविंग फेयर रेम्यूनरेशन, एक एम्प्लॉय को अगर हम उसके हिसाब काम के हिसाब से अगर पैसा दे रहे हैं तो उसको क्या, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैं जितना काम कर रहा हूँ मेरा कंपनी मेरे को उतना पैसा दे रहा है, कंपनी को पता चल रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ और वो उसको रेस्पेक्ट कर रहा है और मेरे को पैसा दे रहा है। ओके, अगर एम्प्लॉय के माइंड में ये फीलिंग आ गया ना तो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहेगा। क्लियर, कि जब भी कंपनी प्रॉब्लम पे आएगा एम्प्लॉय बोले कि नहीं मैं खड़ा हूँगा, मेरा कंपनी है, मैं काम करूँगा। एम्प्लॉय सोचेगा कि कंपनी मेरे बारे में जब सोचा था, अब मेरा टाइम है, मैं कंपनी के बारे में सोचूंगा और कंपनी के प्रति वो लॉयल रहेगा। पता है आपको किंगफिशर का, मैं बात करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। किंगफिशर एयरलाइंस, ओके, किंगफिशर एयरलाइन, आपको पता है इसका मालिक कौन है? किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या। ओके, विजय माल्या क्या हुआ, बैंक से लोन लेके इंडिया से फरार। आपको पता है किंगफिशर के 3000 एम्प्लॉइज, 3000 एम्प्लॉइज को अब तक 2015 में ये भागा था। कब भागा था? 2015 में। अब तक किंगफिशर के 3000 एम्प्लॉइज को उनका सैलरी नहीं मिला। कितना सैलरी देना है? सबका मिला के 300 करोड़ है। कितना है? 300 करोड़। क्लियर, इनको सैलरी अब तक इनका नहीं मिला। तो सोचो इनका हालत क्या होगा। काम कर दिए, मेहनत से काम करते, बिना छुट्टी लिए, लॉयल्टी से, ऑनेस्टली, फेयरली मेहनत करके आप काम कर रहे हो और आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो ये एम्प्लॉय के ना मन में बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है और वो मेहनत करने के लिए और उसका मन नहीं करता। क्लियर, तो फेयर रेम्यूनरेशन जो है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं आपको काम करके दे रहा हूँ, आप मेरे को मेरा पैसा दे दो। क्लियर, तो ये रेम्यूनरेशन का इम्पोर्टेंस रहता है। और हेनरी फेयोल इसको बहुत ही प्रेशर दे के बोलें कि आप रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन दो एम्प्लॉय को, तभी जाके एम्प्लॉय लोग लॉयल रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। क्लियर, फिर नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर है स्केलर चेन। क्लियर है? स्केलर चेन। क्लियर, स्केलर चेन ना मतलब मेनली फोकस करता है, स्केलर चेन मेनली फोकस करता है कम्युनिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, या फिर कुछ भी मैसेज है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, तरीका क्या है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन पे। क्लियर, फेयोल इसको एक पिरामिड ट्रायंगल के रूप में समझाने का कोशिश किए हैं। देखो, हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे ना, उसको बेस लेके फेयोल पढ़े थे, मतलब बनाए थे इसको, स्केलर चेन को। सपोज ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ओके, और यहाँ पे मैनेजर, जो टॉप मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, ए, ओके, यहाँ पर है वो।
उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, ओके। और इधर डालते हैं हम दूसरे मैनेजर को। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ओके। बी अलग डिपार्टमेंट का है और सी, डी, ई। अगर ऊपर से नीचे क्या आएगा, ऊपर से नीचे आएगा ऑर्डर, ओके। और नीचे से ऊपर क्या जाएगा, फीडबैक या फिर कुछ कंप्लेन जाएगा, क्लियर। तो अगर सी को ई से कुछ बात करना है, अगर सी को ई से कुछ बात करना है, तो फेयोल बोले हैं कि द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ऐसे नहीं कि सी से आप कहीं भी बात, मतलब सी से आप बी पे चले जाओ, या फिर बी से डी से चले जाओ, या फिर डी से ई से चले जाओ, ऐसे नहीं। फेयोल बोले थे कि स्ट्रिक्टली लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करके आपको कम्युनिकेट करना है। मतलब अगर सी को ई से कुछ बात करना है तो सी पहले जाएगा बी के पास, वो मैसेज बी से ए के पास जाएगा, फिर ए से डी के पास जाएगा और डी से ई के पास जाएगा। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन होता है। सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन होने से कुछ भी ऐसे नहीं लगता कि फेक मैसेजेस है, ओके। टॉप ऑर्डर से अगर आ रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, ई को क्या लेगा, उसका मैसेज कहाँ से आया, टॉप लेवल से आ रहा है, तो उसको लगेगा कि नहीं ये ऑर्डर है और मेरे को काम करना है, क्लियर। लेकिन फेयोल ये भी बोले हैं कि इसका एक एक्सेप्शन है, ये जो रूल है, स्केलर चेन का जो रूल है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये उसको नाम दिया है, फेयोल नाम दिया है गैंग प्लैंक बोल के। गैंग प्लैंक मतलब अगर कुछ इमरजेंसी है, टाइम का कमी है, और अगर कुछ काम तुरंत ही कंप्लीट करना है, तो डायरेक्ट सी से ई तक जा सकता है, लेकिन ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नहीं तो सी से ई तक जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा स्केलर चेन का, क्लियर। तो मेनली ये किस पर फोकस करता है, कम्युनिकेशन पे ही फोकस करता है। हेनरी फेयोल हर चीज के, मतलब मैनेजमेंट का, कंपनी का हर चीज को ध्यान दिए हैं, ओके। जैसे कि इस पे ध्यान दिए हो कम्युनिकेशन के ऊपर, देखो अकॉर्डिंग टू this principle, according to this principle, the line of communication must be strictly followed। आप ना जब भी स्केलर चेन का नोट्स लिखेंगे, एग्जाम पे उसका आंसर लिखो, कुछ भी लिखो, ये डायग्राम को जरूर काटना, ओके। डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम का स्केलर चेन अच्छे से एक्सप्लेन करने नहीं होगा, ओके। और डायग्राम को हमको एक्स्ट्रा मार्क में मिलता है, बीएसएम में हमेशा डायग्राम हमको फायदा दिलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, क्लियर। following the line of communication, following the line of communication helps in smooth transfer of messages, orders and feedback in an what organization। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, ओके। एक्सेप्शन मतलब ये जो रूल बोलता है उसके अलग, मतलब उसके उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ओके। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसके ओपोजिट बोलता है, एक्सेप्शन मतलब उसके ओपोजिट बोलना, क्लियर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, व्हाट, द रूल ऑफ scalar chain has an what, exception, which shall be
followed, which shall be followed only at the time of only at the time of what? Urgency. That is what? Gangplank. That is gangplank. Where the employees can directly communicate to others in same level of management. ओके, सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं, ओके, लेकिन ओनली एट द टाइम ऑफ अर्जेंसी. ये होता है आपका स्केलर चेन. आप लोग पॉज कर करके नोट्स लिखते रहिए. तो नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, इक्विटी. व्हाट? इक्विटी. इक्विटी फोकस करता है इक्वालिटी. इक्विटी किस पे फोकस करता है? इक्वालिटी पे. ओके, इक्वालिटी मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को सेम ट्रीट करना. मतलब कोई जान पहचान है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना. ओके, मेल एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, फीमेल एम्प्लॉय को कम प्रेफरेंस देना, ये नहीं. ओके, हमेशा क्या रहना चाहिए? इक्वालिटी रहना चाहिए. या फिर जो हायर कास्ट वाला एम्प्लॉय रहा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस, लोअर कास्ट वाला एम्प्लॉय रहा उसको कम प्रेफरेंस नहीं. अगर आप एक लेवल पे काम कर रहे हो उसको उतना ही रेस्पेक्ट दो, उतना ही प्रेफरेंस दो, उतना ही इम्पोर्टेंस दो. ओके, मतलब रेस्पेक्ट, मैनर, स्टाटस, सैलरी, ये बस पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, ना कि कुछ अदर बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन इस पे नहीं, सेक्स इस पे नहीं. क्लियर? तो देखिए, in an organization there should not be any discrimination. There should not be any discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. All the employees shall be treated with equality and there should be a sense of harmony. Harmony मतलब एकता. Okay, unity. There should be a sense of harmony. Employee shall be treated as what? Asset. एम्प्लॉय को ना एसेट के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए. एसेट मतलब हमारे प्रॉपर्टी हैं, रादर देन ट्रीटिंग देम एज बर्डन. उनको बर्डन के हिसाब से नहीं, आ रही इनको तो सैलरी देना है, नहीं, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं. उनको एसेट के हिसाब से ट्रीट करो, ना कि बर्डन के हिसाब से. क्लियर? तो ये हो गया आपका इक्विटी, जिसको हम इक्वालिटी भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट,
9 ऑर्डर, ऑर्डर ये फोकस करता है सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ वर्क। सुनिए, ऑर्डर क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में रहना चाहिए। मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक फैक्ट्री का आप एग्जांपल लीजिए। ओके, फैक्ट्री का तो कोई भी एम्प्लॉय को कुछ भी टूल्स चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन में घूमते नहीं रहना चाहिए कि कहाँ पे टूल होगा, कहाँ पे टूल होगा, कहाँ पे टूल होगा। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे टूल्स का बहुत यूज आता है, इसलिए प्रॉपर एक टूल रूम होना चाहिए। ओके, एक प्रॉपर टूल रूम होना चाहिए जहाँ पे सारा टूल्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन रहेगा वहाँ पे। क्लियर? एम्प्लॉय को पता रहना चाहिए कि टूल रूम में मेरा टूल मिलेगा, मेरे को वहाँ से जाके लाना है। ओके, एक सिस्टम में रहना चाहिए। क्लियर? एम्प्लॉय को पता रहना चाहिए कि उसका काम खत्म होने के बाद उसको किसको रिपोर्ट करना है। ऐसे नहीं काम खत्म हो गया वो वहीं पे छोड़ के चला गया, नहीं, वहाँ पे एक ऑर्डर रहना चाहिए। क्लियर? एम्प्लॉय को पता रहना चाहिए कि कितने टाइम पे मेरे को ये काम खत्म करना है, मशीन का यूज कैसे करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी में मशीन बना है, उसको पता रहना चाहिए। क्लियर? काम का टाइमिंग क्या है, एक ऑर्डर मतलब स्टार्ट करने का टाइम क्या है, ख़त्म करने का टाइम क्या है, एक प्रॉपर वे में उसको मेंटेन करना होगा। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम प्रॉपर ऑर्डर में रहना चाहिए। बस ऑर्डर कॉन्सेप्ट यही बोलता है, या फिर ऑर्डर प्रिंसिपल यही बोलता है। दिस प्रिंसिपल says that the work in an organization must be done on a systematic approach, must be done on a सिस्टमेटिक अप्रोच। इससे क्या होता है पता, टाइम का बहुत सेव होता है। आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, आपको कुछ सामान चाहिए आपके काम के लिए, कहाँ से लाना है, वहाँ पे जाके फिर रख दो। ओके, इससे क्या होता है आपका टाइम बहुत बचता है, बहुत सेव होता है टाइम, और टाइम सेव होने के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। ओके, और एक बार ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया हम ज़्यादा सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, इसका बहुत ही सेम चीज़ आपका एक जो पढ़ाई करने का जो तरीका होता है, टाइम टेबल पे होता है ना आपका, कि प्रॉपर प्लानिंग पे होता है। ऐसे नहीं आप हापाजर्डली कुछ भी बुक उठा के पढ़ने बैठ गए, ऐसे नहीं होता। आपका जब भी एग्जाम का प्रिपरेशन रहता है, आपका एक टाइम टेबल रहता है कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट को इतने दिन में ख़त्म करना है, ये सब्जेक्ट को इतने दिन में ख़त्म करना है, फिर मेरे को मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा एग्जाम का फेयर खत्म होगा। एक प्रॉपर ऑर्डर पे है सब कुछ। ओके, the employee shall properly aware about what to do and how it should be done। कैसे करना है और ओके क्या करना है और कैसे करना है उसको पता रहना चाहिए, हाउ इट शुड बी डन। इससे क्या फायदा होता है, इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी ऑफ एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय का टाइम भी बचता है और उसका एनर्जी भी बचता है। सॉरी, क्लियर? ओके, नेक्स्ट
स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी। देखो अभी आपको जैसे पता है क्या टाइम चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत सारा बिजनेस बंद हो चुका है। बंद हो चुका है मतलब उनका काम टेम्परेरीली बंद हुआ है, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनका सेल नहीं हो रहा है। तो और उसके ऊपर उनके पास बर्डन क्या है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं। ओके, नहीं निकालने से भी एम्प्लॉयज़ लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि कभी भी नोटिस आ जाएगा कि हम आपको और सैलरी नहीं दे सकते, आप बिजनेस प्लीज छोड़ दो बोल के। तो ऐसे माइंडसेट पे कौन सा एम्प्लॉय काम कर सकता है, भले ही वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऐसे माइंडसेट पे वो एम्प्लॉय कैसे काम कर सकता है, बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ओके, हेनरी फ्योल भी यही बात बोले थे, एम्प्लॉय लोगों को कभी भी नहीं लगना चाहिए कि उनका प्लेस ऑर्गेनाइजेशन में इनस्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी मतलब एक परमानेंट पोजीशन एम्प्लॉयज़ का रहना चाहिए। उनके मन में ये रहना चाहिए कि हाँ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे, हम हमारा थोड़ा गलती से ऑर्गेनाइजेशन हमको निकाल नहीं देगा। ओके, हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होके हैं। स्टेबल मतलब स्थिर, ओके, फिक्स्ड। हम फिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे, ऐसे टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। ओके, इसमें फिर क्या होगा, अगर एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस फिक्स नहीं है, मेरा नौकरी फिक्स नहीं है, तो फिर वो अपने फायदे के लिए सोचेगा कैसे मैं दूसरे लोग भाड़ में जाए, मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे ऊपर कर दूं और एम्प्लॉइज मतलब खुद का परफॉर्मेंस ऊपर कर दूं और मैनेजर के नज़र पे मैं ठीक हो जाऊं। इसमें फिर क्या होगा, इसमें फिर जनरल इंटरेस्ट को पीछे करके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आगे रख रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉइज लोगों को उनके मन में ये रखना चाहिए कि नहीं, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन पे फिक्स हो, आप लोग गलती करने से हम लोग हैं सुधारने के लिए, लेकिन आप अच्छे से काम करो और मन लगा के काम करो। तो स्टेबिलिटी प्रिंसिपल यही बोलता है। दिस प्रिंसिपल says that the managers of the organization has to make the employees sure, नहीं ऐसे नहीं लिखते, the managers of the organization has to ensure the employees about their place in the organization। ऐसे नहीं होने से क्या हो जाएगा पता है, एम्प्लॉयज के मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाएगा। ओके, कि मेरे को कभी भी निकाल सकते हैं बोल के। The employees must not have a sense of insecurity in their mind. Okay, they should work फ्रीली उनको काम करने दो, विदाउट एनी फियर। नहीं, आप लोग काम करो, आप लोग सेफ हो, सिक्योर्ड हो, फिक्स्ड हो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, परमानेंट हो। दे शुड वर्क फ्रीली विदाउट एनी फियर, दे शुड वर्क फ्रीली विदाउट एनी फियर। ओके, तो ये हो गया हमारा 10th प्रिंसिपल। ओके, तो हम लोग आज यहीं पे रखता हूं मैं। नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल मैं आपको
नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर का, जो तीसरा पार्ट है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर का जो तीसरा पार्ट है वहाँ पे मैं आपको डिस्कशन करवा दूंगा। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा अरे यार 10 प्रिंसिपल हो गया और 4 प्रिंसिपल बाकी है, मतलब 14 टोटल 14 प्रिंसिपल कैसे याद होगा। समझ तो आ गया कि हर प्रिंसिपल बोलना क्या चाहता है, लेकिन उसको याद करना मैं आपको वो भी बता दूंगा कि याद कैसे करना है। आप लोग उसका टेंशन मत लो, मैं आपको पहले क्लास से ही बताया था। आप लोग सिर्फ समझ लो, ओके, प्रिंसिपल को समझ लो, ओके। याद कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? ओके, तो क्या क्या आज पढ़े हम लोग? जो 5 प्रिंसिपल कौन कौन सा पढ़े? आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स खत्म हुआ है। सिक्स सेवन एट, सॉरी, आज 6 प्रिंसिपल खत्म हुआ आपका। मैं 2 बार 8 लिख दिया। ये वाला 9 10 11, ओके। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? हम लोग आज पढ़े सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है? खुद का ध्यान बाद में देना, पहले कंपनी को संभालो। कंपनी अगर फायदे पे रहेगा, खुद तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ओके। खुद का फायदा नहीं, कंपनी का फायदा देखो। रेमुनरेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? रेमुनरेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो जैसे काम करे, जितना काम करे, उसको फेयरली उसका सैलरी दे दो। अगर आप उसको फेयरली सैलरी नहीं दोगे तो उसको भी और मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मेरे को तो सैलरी मिल ही नहीं रहा है, मैं कैसे क्यों काम करूँगा, ओके। तो जो जितना काम करा उसको उसके हिसाब से सैलरी दे दो, ओके। अभी जैसे आपके ये कोरोना की वजह से मास्क वाले कंपनी, ओके, या फिर हैंड सैनिटाइजर्स वाले कंपनी कितने प्रॉफिट पे चल रहे हैं। उनका सेल 10 गुना बढ़ गया, 10 क्या 20-25 गुना बढ़ गया होगा, ओके। कितने प्रॉफिट पे चल रहे हैं। अभी ये समय में अगर उनके एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं मिलेगा, सैलरी में इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, तो वो लोग अच्छे से मतलब उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और लॉयल नहीं रहेंगे। जब सेल नहीं हो रहा था तब भी इतना प्रॉफिट, मतलब तब भी इतना सैलरी। अब जोरदार सेल चल रहा है, कंपनी बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहा है, अभी भी इतना सैलरी दे रहा है। अभी तो कुछ सोचना चाहिए, वो लोग कैसे सोचेंगे, ओके। तो स्केलर चेन क्या बोलता है? ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है? स्केलर चेन बोलता है कि द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ओके। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टूटना नहीं चाहिए, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। हाँ, अगर अर्जेंसी है तो आप गैंग प्लान का यूज कर सकते हो, ओके। इक्विटी क्या, किस पे इंपॉर्टेंस होता है? इक्विटी बात करता है इक्वलिटी के बारे में, ओके। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा, ओके। सिर्फ स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि हाँ ये मैनेजर है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ये नॉर्मल एम्प्लॉय है, ओके। बस उसके बेसिस में कौन कितना सैलरी किसको मिल रहा है, कौन किस पोजीशन पे, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करो, वो चलेगा। लेकिन ये अनबायस, ओके, होके करने से चलेगा, लेकिन बायस, भेदभाव अलग अलग बेसिस पे करने से वो गलत है, ओके। ऑर्डर बोलने से क्या? देयर शुड बी सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग ए वर्क। एम्प्लॉय को पता रहना चाहिए कि उसको करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से उसको सामान मिलेगा करने का, और किसको रिपोर्ट करना है, ये सब उसको पता रहना चाहिए। ऑर्डर। स्टेबिलिटी मतलब एम्प्लॉय को वो फीलिंग रहना चाहिए कि मेरा पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन पे फिक्स्ड है, ओके। मेरा पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन फिक्स है, मेरे को कोई निकाल नहीं देने वाला, ओके। वो डर उसके माइंड पे नहीं रहना चाहिए। और ये डर निकालना किसका काम है? एम्प्लॉय के मन से। किसका काम है? मैनेजर का ही काम है, ओके। द मैनेजर हैव टू एंश्योर दैट द employees are not afraid of getting sacked from the organization, okay. They should work freely without any fear, clear? तो ये था हमारा नेक्स्ट 6th। तो हम लोग कितना डिस्कस कर लिए? 5 + 6 11 प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी जो 3 प्रिंसिपल है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको रिवाइज करवा, मतलब एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा, और कैसे याद करना है वो भी बता दूंगा, ओके। थैंक यू।